नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। व्यूअर्स, मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरह आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगामकर जी छुट्टी लेने के बाद स्टूडियो में आ चुके हैं। बहुत स्वागत। समीर जी केवल छुट्टी लिए, आप लोग नहीं, आप ऐसे मत देखिए। बहुत स्वागत सर आप लोगों का। इनकी तरफ देख रहे हैं। हाँ, इनकी तरफ देख रहा था। ये एक दिन एब्सेंट लगी इनकी ना, दो दिन की एब्सेंट लगी। रिफ्रेश होकर के आ रहे हैं। रिफ्रेश होके आए हैं, लेकिन देखिए चुनाव में कुछ रिफ्रेशिंग नहीं है। रिफ्रेशिंग मतलब ब्रेक नहीं है ना, तो नेताओं के लिए तो वैसा ही चल रहा है जैसा पिछले 2 महीने से चल रहा है। अगर आप राहुल गांधी नहीं है तो उन्होंने ब्रेक लिया था, बाकी किसी ने तो ब्रेक लिया नहीं। हम में से किसी के पास वो उस सूचना की एक्सेस नहीं होता है, अंदर की खबर जो समीर जी के पास निकाला। बिल्कुल ठीक, हम सब एग्री। अच्छा समीर जी, आपको अब इस चुनाव के अंदर की खबर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं जो चीजें अभी चुनाव आयोग ने की है सार्वजनिक और अपडेट किया है पहले फेज की पोलिंग के बाद, वो बता दूं। पहले तो बिहार चुनाव का पहला चरण रिकॉर्ड वोटिंग के साथ खत्म हुआ। पहले 64% का नंबर आया था वोटर टर्नआउट का। अब जो ताजा जानकारी चुनाव आयोग ने दी है उसके मुताबिक 65% से ज्यादा मतदान हुआ है पहले फेज के अंदर, और एनडीए इस बात को लेकर बड़ा गदगद है। सबसे बड़ी उपलब्धि इस वोटिंग में चुनाव आयोग के खाते में भी जाएगी। आपको मैं बता दूं, इस डेटा पर ज्यादा लोगों का गौर नहीं होगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा जरा। 121 सीट पर मतदान हुआ। एक भी पोलिंग बूथ पर रीपोलिंग की नौबत नहीं आई। एक जगह भी रीपोलिंग नहीं होने वाली, मतलब जहां वोट हुआ ठीक हुआ। 100% टारगेट अचीव हुआ, और उसमें भी 57% से बढ़कर 65%, 8% का वोटर टर्नआउट में जंप। तो ये एसआईआर की भी कामयाबी है। पिछली बार 3 चरण में चुनाव थे, इस बार 2 चरण में चुनाव हुए, उसके बावजूद बेहतर मैनेज चुनाव रहा। और बोनस में वोटिंग परसेंटेज में ये जबरदस्त उछाल वो भी देखने को मिला है। एक भी बूथ पर हिंसा नहीं हुई। और ये आपको मैं आज तुलना भी बताता हूं कि उस बिहार की आज की तस्वीर है, जहां 90 के दशक में अगर मोबाइल कैमरा होता तो कैसी कैसी तस्वीरें हम आपको टीवी पर दिखा रहे होते। आप खुद उसका अंदाजा लगा सकते हैं। बूथ कैप्चरिंग, हिंसा, हंगामा, मतपेटियां लूट लेना, पानी में फेंक देना, सब कुछ सुनते हैं ना आप, ये सब कुछ हुआ करता था। लेकिन आज मोबाइल का जमाना है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल होता है। कहीं कंकड़ भी चलेगा तो उसका वीडियो आ जाएगा, लेकिन कहीं बिहार में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यह तस्वीर लोकतंत्र की जीत की सच्ची और अच्छी तस्वीर है। बिहार वासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले वोटिंग लाइन में खड़ी महिलाएं जो हैं वो एनडीए को बड़ा प्रोत्साहन दे रही हैं। उनको लगता है कि हमारा काम महिला वोटर ने इस बार बना दिया है। अब कुछ इसका डेटा मैं आपको देता हूं। 1995 मतलब लालू जी के शासनकाल में जब वो मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद हुआ पहला चुनाव। 1668 बूथों पर रीपोलिंग हुई थी। 90 में लालू जी आए, 95 में वो मुख्यमंत्री थे, तब चुनाव हुआ। 1668 बूथ पर रीपोल किया गया। 2000 में राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, तब चुनाव हुए। तब उस वक्त तकरीबन डेटा दीजिएगा जरा, 847 जगहों पर रीपोलिंग की नौबत आई थी। वजह बूथ कैप्चरिंग और हंगामा, हिंसा। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद से अभी तक आप देखें, 2020 में पिछले चुनाव में भी एक भी जगह पर दोबारा मतदान की नौबत नहीं आई, और आज भी चुनाव में एक भी जगह पर रीपोलिंग नहीं हो रही। शांतिपूर्ण तरीके से पूरा चुनाव जो है वो संपन्न करा लिया गया। और वोटर टर्नआउट को लेकर के जो डेटा है उसमें कुछ डिटेल ये है कि ये जो 8% का जंप आया है 2020 की तुलना में, सारी 121 सीटों पर टर्नआउट बढ़ा, स्वाभाविक सी बात है। 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर मतदान का प्रतिशत 5% तक बढ़ा है, मतलब 0 से 5%, ऐसी 8 सीटें हैं। 71 सबसे ज्यादा 71 सीटें ऐसी हैं जहां पर 2020 की तुलना में 5 से लेकर 10% तक वोटर ज्यादा निकला है। और इसके अलावा 42 सीट ऐसी हैं जहां वोटर टर्नआउट में 10% से भी ज्यादा इजाफा हुआ है। ये अलग अलग इसकी कैटेगरी ये भी महत्वपूर्ण है कि जहां बहुत ज्यादा 10% से ज्यादा वोटर टर्नआउट बढ़ा, उसका रुझान क्या हो सकता है। यहां पर ये 71 सबसे ज्यादा सीटें जहां 5 से 10% इंक्रीज हुआ वोटर टर्नआउट में, उसका क्या मतलब होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जानते हैं कि 2 मुद्दे इस बार उनके कैंपेन की जो सार था, महिलाओं के लिए योजनाएं, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर, और दूसरी सबसे बड़ी बात जंगल राज का डर। इन दोनों मुद्दों ने उनका मानना है कि काम कर दिया। और अब वो दूसरे चरण के लिए जहां जहां प्रचार कर रहे हैं, यही कह रहे हैं कि माताओं बहनों ने एनडीए की सरकार पहले फेज में ही बना दी है। और जंगल राज की बात बताने के लिए मोदी जी के पास क्या तरीका है, वो बताते हैं कि महागठबंधन में शामिल पार्टियां कैसे कैसे गानों पर प्रचार कर रही हैं, कट्टा गोली बंदूक के तर्ज पर कैसे प्रचार हो रहा है। वही बात उन्होंने एक बार फिर कही। पहले चरण के मतदान में
बिहार ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है। बिहार की बहनों बेटियों ने भी एनडीए की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है। तो आइए जरा बात कर लें ये 65% मतदान और जिन सीटों पर सबसे ज्यादा उछाल आया है, ये क्या बताता है? खुश तो क्योंकि सभी हो रहे हैं, या अंदर से जो भी दुखी हो वो चेहरे पर तो मुस्कुराहट ही लेके बता रहा है कि लोगों ने वोट हमारे लिए ही दिया है। त्रिपाठी जी, 65% वोटिंग, एक भी जगह रीपोलिंग नहीं, 71 सीटों पर 5 से 10% टर्नआउट बढ़ा और 42 सीटों पर 10% से भी ज्यादा। देखिए, भारतीय लोकतंत्र की बहुत शानदार तस्वीर है। और ये चूंकि कुर्सी कहानी की जब सुनते हैं हम, तो उस कहानी की कुर्सी में क्या है भाई, वहाँ की भाषा में कट्टा कहते हैं, लेकिन हर जगह बाहुबल, गुंडागर्दी, धन का प्रभाव, मारामारी और दूसरे को किसी न किसी तरह से खारिज करना। इस सब में क्या होता है, जो आपने 95 और 2000 में रीपोलिंग की बात कही, यानी बूथ पर मारामारी होती है। अब अगर शून्य मारामारी हो रही, यानी कहीं रीपोलिंग की नौबत नहीं आ रही है, तो इसको आप यूं भी देख सकते हैं कि सबको पता है कि ठीक है भाई, एक तो ये कि कानून व्यवस्था का राज है, एक तो ये कि वहां पर पुलिस लगी, लेकिन सबको पता है कि हमारी और उसकी स्थिति जिस तरह की हो, उसमें हम झगड़ा करके कुछ हासिल नहीं करेंगे, नुकसान होगा। अगर उसको हम थोड़ा सा सोशल जस्टिस की तरफ जाएं, सामाजिक न्याय की तरफ से देखें, तो बिहार का समाज लगभग हर कोई एक बराबरी पर खड़ा है। अब हो सकता है कि इसके जवाब में अभी इसमें से ये हिस्सा कोई निकाले और कहे कि देखो ये स्थिति थी, कोई लेके आए कि ये सामंतवाद, लेकिन ओवरऑल बिहार ने जो भारत की परिकल्पना थी, अवधारणा थी, उस तरफ उसको साबित करके दिखाया, यानी हर किसी को अपना अधिकार है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा उनको कहें कि अपने मन की बात बताना, अपनी वाली बात थोड़ा मजबूती से रखना। और उनको पता है कि एक वर्ग है जो उस दौरान रहा है, जो 90 से 2005 तक का, उसको वो अपील करेगा और वो थोड़ा आगे ले जाएगा, तो वो जंगल राज वाली बात करते हैं। लेकिन पिछले 20 वर्षों में जो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स हुई है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये 65% मुझे बता रहा है कि बिहार की जनता ये नहीं चाहती है कि ये ऑफ ट्रैक हो जाए, डिरेल हो जाए। यानी जो उनको बार बार कहा जाता है कि बिहारी क्या है, वो आता है दूसरी जगह नौकरी करके चला जाता है, ऐसा नहीं हो। बिहार के लोग अपने यहां थोड़ा गर्व के साथ रहें, उसके ये वोट, उसको ये वोट है। अब कैसे परिणाम आएंगे तो उसके बाद नजर आएगा। लेकिन एक चिंता मेरी है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, कि छठ वाला वोटर 6 तक तो रुका, 11 तक रुकेगा क्या, ये बड़ा सवाल है। पहले दो बातों पर, वोटर टर्नआउट में इतना इजाफा। अच्छा हाँ, एक डेटा तो रहेगी, अब मैं आपको बताना, ये सी वोटर ने ये डेटा दिया है कि 8% का अंतर है महिला वोटर के टर्नआउट में और पुरुषों के में। मतलब 69% वोट जो है वो महिला, 9.34 महिलाओं ने ज्यादा वोट करा है। नहीं, तो 7% मैंने जो पढ़ा था, भास्कर ने करा 9.34%, 9% कह रहा होगा, 9.34%। चलिए दोनों डेटा दे देते हैं। भास्कर कह रहा है 9.5% महिला ज्यादा वोट आया, और सी वोटर कह रहा है 7% ज्यादा वोट पड़ा है महिलाओं का। ये भी इंपॉर्टेंट है अक्रॉस सीट्स, ठीक। और 8% का ओवरऑल जंप है वोट के अंदर, और एक भी इंसिडेंट ना होना रीपोलिंग का। क्या बता रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो इसका एक निष्कर्ष सीधा सीधा निकाल सकते हैं कि बिहार के अंदर जो एक गुंडा राज हुआ करता था पहले, जिस प्रकार से वोटों की छीना झपटी हुआ करती थी, चोरी हुआ करती थी, बूथ लूट लिया जाता था, मत पेटियां उठा करके ले भाग जाते थे, एक तरफा जो है वो खटाखट लोग मार करके और जमा कर दिया करता था, वो चीज़ें अब खत्म हो गई हैं। आप इसकी ज़रा तुलना करके बंगाल में देखिए।
बंगाल में आपको हजारों ऐसे केसेस मिल जाते हैं, लोग लाइव टेलीविजन पर देखा जाता है, आज के दिन में भी इस प्रकार की चीजें देखी जाती हैं। जो कहा जाता है ना कि बिहार की जो चीजें जो कभी 80 के दशक में हुआ करती थी, 90 के दशक में हुआ करती थी, लालू राज के समय हुआ करता था, आज बिहार कितना बदल गया है कि ठीक है, पोलराइजेशन सब कोई करता है, एनडीए भी कर रहा है, आरजेडी भी कर रहा है, सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन एक आध अपवाद को छोड़ दे, जहां पर विजय सिन्हा जैसी घटनाएं घटी, जहां पर थोड़ा बहुत पत्थरबाजी, तो देखिए गांव देहात की संस्कृति में हम लोग बार बार कहते हैं ना ढेला फेंक देना, तो ढेला फेंकने वाला थोड़ा बहुत काम होते रहता है, लेकिन मोटा मोटी मैं भी क्लियर कर दूं, उसमें भी ढेला नहीं चला था। मैं उसमें भी कह दूं, गोबर फेंका गया था और वो नाराजगी थी, सड़क नहीं बनी थी। बिल्कुल, मैं फिर कह रहा हूं कि ये बहुत लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। मैं बार बार जरा बाहर के देशों का डेटा देख रहा था, फिर मुझे लग रहा था कि हम कितने एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं, कि दुनिया के अंदर कई जगह ऐसे देखे हैं कि बहुत शार्प डिक्लाइन हो रहा है वोटिंग में, और हम किस तरह से, हम बिहार के अंदर जो हम देख रहे हैं पैसे, ये बड़ा सुकून दे रहा है। 40% मैंने देख रहा था, आंकड़े देख रहा था कि कंट्री है जहां पर ये 60% से ज्यादा के जो है वो वोटिंग हो जाते हैं अच्छे डेमोक्रेसी के अंदर में, तो ये बड़े सुकून देने वाली बात है। अब रही बात कि सी वोटर का डेटा, तो कल एक इंटरप्रिटेशन में वो कह भी रहे थे कि भाई एक हायर जो मोबिलाइजेशन हुआ है वो युवाओं का भी हुआ है, और युवा जो है वो खास करके प्रशांत, ये मेरा डेटा नहीं है, उसी वोटर के ही डेटा को मैं कोट कर रहा हूं, प्रशांत किशोर का और तेजस्वी का। तो मेरा उस पर एक सवाल भी था कि भाई प्रशांत किशोर, ये तो कि इसका मतलब ये मान लें कि तो भारतीय जनता पार्टी के पास युवा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के पास युवा वोटर नहीं थे, ऐसा नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम कास्ट फैक्टर को फिर हम निकले हैं, बिहार के अंदर महिलाएं क्लास के रूप में वोट कर रही हैं, और पुरुष जो है वो प्रीडोमिनेंटली, मैं फिर कह रहा हूं, कास्ट के रूप में वोट कर रहा है। ये दोनों फर्क, मैं आपका लॉजिक आपसे पूछता हूं भाई, जब महिला वोटर निकले तो हम ये सब, हमें किसी को मानने में दिक्कत नहीं होती कि ये तो मोदी का और नीतीश कुमार का वोटर ज्यादा निकला। युवा जब निकलता है तो हम सवाल क्यों पूछते हैं कि ये केवल नीतीश का और पीके का ही क्यों होगा? नहीं, मैंने ही यही, मेरा तो यही सवाल था, क्योंकि उनका इंटरप्रिटेशन ये था कि भाई पीके ने मोटिवेट किया युवाओं को, तेजस्वी ने मोटिवेट किया, और हम कहानी कुर्सी पर भी बात कर रहे थे, कई बार ये जिक्र चला था कि युवा यदि ज्यादा वोट करता है तो तेजस्वी के लिए एज होगा, महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं तो एनडीए के लिए एज होगा, और तीसरा फैक्टर जोड़ दे रहे थे कि यदि इन दोनों के बीच का बैलेंस देखना पड़ेगा कि कितना परसेंट है, महिलाएं कितना प्रतिशत ज्यादा वोट करती हैं और पुरुष कितना, परसेंटेज की टर्म्स में बात नहीं, टोटल ओवरऑल पोल के दृष्टि से यदि देखें कि महिलाएं कितना ज्यादा वोट की हैं और पुरुष कितना है। लेकिन ये भी आंकड़ा क्या सही निकल करके आएगा क्या? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज्यादा महिलाएं वोट कर देती हैं और दूसरे जगह में कम करती हैं, तो फिर उसका एवरेज यदि आप काउंट करेंगे तो फिर बड़ा। अब आपने पीके का जिक्र कर दिया, मैं आज एचटी का एक उनकी पॉलिटिकल एडिटर की रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था, वो वीडियो ब्लॉग था, वो देख रहा था। उनका कहना ये था कि बीजेपी चाहे ना जाहिर करे प्रशांत किशोर फैक्टर पर कोई भी अंदर से दिक्कत उसकी, लेकिन 14 सीटों पर वो मान रही है कि हमको प्रॉब्लम पीके कर सकते हैं। तो आज इस ऐसे चुनाव में 14 में बहुत होती हैं, ये तो मैंने 6-7% वोट एक्सपेक्ट कर रही है बीजेपी भी कि पीके को मिल सकता है। मैं तो पहले भी कहा हूं और इसको दोहरा रहा हूं कि कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां ये गलतफहमी मिट जानी चाहिए कि पीके जो है वो भारतीय जनता पार्टी को डैमेज नहीं कर रही हैं, वो डैमेज कर रहे हैं। अब इसको मैं जोड़ रहा हूं, जो आत्मविश्वास प्रधानमंत्री ने जताया कि महिलाओं ने, बहनों बेटियों ने ही काम कर दिया पहले चरण में एनडीए का। सर एक तो पहले है ना, हमको थोड़ा सा चुनाव आयोग को भी थोड़ी सी बधाई दे देनी चाहिए। रोज हम लोग गाली देते हैं उनको, रोज नाराज होते हैं, मतलब अच्छा काम किया, मतलब ये उनका ही काम है पूरा का पूरा। 100% किया क्या चुनाव आयोग के लिए कि भाई इतना शानदार रीपोलिंग नहीं हुई है, शांतिपूर्ण तरीके से हो गया, ये सब है। लेकिन आपने एक बात कही थी कि ये सब कुछ बहुत अच्छे से वोटिंग हो गई है। ये 2 महीने 1.5 महीने बाद जब राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब तय होगा कि ये ठीक हुआ। 2 महीने क्या, 14 के बाद, हाँ 14 के बाद, मतलब तो बता चुके कि बिहार चुनाव के बाद हम फिर यही बातें कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा कि ये आपके बात से अभी पूर्णतः सहमत होना मुश्किल काम है। राहुल जी के बाद हम इस पर तय करेंगे कि कितना हुआ, लेकिन ये अच्छा काम हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन को इस बात के लिए भी देना चाहिए। और SIR के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, वो भी है 8% महिलाओं का वोट बढ़ गया, तो वो 8% सारा का सारा नीतीश कुमार जी को गया, ना भी माने तो भी बड़ा परसेंटेज उनके साथ ही गया होगा, ऐसा मानते हैं हम लोग। एक जो स्थिति हो रही है, जो खासतौर से उनके साथ समर्थन है, तो वो जो एनडीए है उसको एज दे रहा है, इसमें भी कोई बात नहीं है। युवा कितना जा रहा है
जरूर है कि नीतीश कुमार जी के साथ मतलब एनडीए के साथ भी जा रहा होगा, लेकिन मोटे तौर पे माना जा रहा है कि तेजस्वी जी के साथ और प्रशांत किशोर के साथ जा रहा है। हम लोग पहले मान रहे थे, बीजेपी शायद पहले नहीं मान रही थी कि प्रशांत किशोर उनका नुकसान करेंगे, तो वो थोड़ा खुला खेल रहे थे प्रशांत जी। बाद में लगा कि नहीं, ये नुकसान भस्मासुर का कई बार होता है कि नुकसान खुद भी यहाँ तो नहीं होना था नुकसान। हाँ, नहीं, लेकिन ये तो बात नहीं हुई थी। हाँ, ये बात तो नहीं हुई लेकिन थी। विजय जी उस फैक्टर को ध्यान में रखिए, विजय जी उस फैक्टर को ध्यान में रखिए कि यदि युवा वाकई यदि बीजेपी से सारा नाराज होता और सारा तेजस्वी की तरफ मुड़ता तो किसके तो ज्यादा डैमेज नुकसान हो करता। जाता, तो ज्यादा नुकसान हो जाता, वो ठीक बात है, वो आपने सारा हिसाब लगाया ही होगा, यही तो मैं कह रहा हूं। प्रोफेसर साहब और विजय जी बात कर रहे हैं, ये चुनाव की इतनी खतरनाक बात है। ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर उतना नुकसान करें जितना एंटी इनकम्बेंसी वाला यूथ जाए तो रुक जाए, और वो कह रहे हैं कहीं इतना न कर दे कि वो जो पता चल जाए उसको 20 साल से तो सरकार ही नहीं की है। सर आप समीर जी की बात ले लूं, मैं रह जाएगी। समीर जी, ये वो वाली बात भी इंपॉर्टेंट जो हर्षवर्धन जी ने कही, बढ़िया अच्छी बात है, 8% वोट जो है इस बार बढ़ गया, लेकिन ये वोटर रुकेगा 11 तक भी, ये भी सवाल है। निश्चित रूप से अगर आप 2020 का चुनाव देखें तो 57.69% की वोटिंग थी और इस बार 65% की वोटिंग हुई है। इसमें सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड दो तरह के निकल कर रहा है। एक तो ये कि महिलाओं ने 9.5% ज़्यादा वोटिंग की 2020 की तुलना में, और महिलाओं ने इस बार इतनी ज़्यादा वोटिंग करी तो मुझे लगता है उसमें एक बड़ा फैक्टर जो रहा होगा वो नीतीश कुमार के जो 10,000 रुपये जो उन्होंने महिलाओं को दिए हैं और महिलाओं की सुरक्षा की जो बात है वो एक बड़ा फैक्टर रहा होगा। तो मुझे लग रहा है कि महिला का जो वोटर बढ़ा है वो निश्चित रूप से एनडीए के फेवर में गया होगा। हालांकि 100% नहीं गया होगा, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा फैक्टर एनडीए के पक्ष में महिलाओं का गया होगा। जहाँ तक युवाओं की बात है तो मुझे लगता है कि ठीक है, युवाओं के अंदर ये बात ठीक है कि इस बार तेजस्वी यादव भी युवा है, प्रशांत किशोर भी युवा है। प्रशांत किशोर तो पहली बार अपना राजनीतिक डेब्यू कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहली बार वो इतने दम से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके सामने एक विकल्प उन्होंने दिया है कि भाई आपने दोनों को देखा, एक बार मुझे आप थोड़ा मौका देकर दीजिए। और उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे, पलायन का हो या रोजगार का, वो युवाओं से जुड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया पूरा कि भाई हर बार आप बाकी जाति भी देते हो, इस बार अपने रोजगार और पलायन को लेकर वोटिंग कीजिए। तो उन्होंने युवाओं को छूने वाले मुद्दे उठाए। तो प्रशांत किशोर को थोड़ा वोट गया हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया है और युवा को केंद्र में रखकर, आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी का जो पूरा चुनाव प्रचार रहा वो आरजेडी के जो अपराध है, आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, उस पर रहा। और उसके अलावा सबसे ज्यादा उन्होंने महिला और युवाओं को टारगेट किया और हर रैली में आप देखेंगे उन्होंने युवाओं के बारे में बढ़ चढ़कर बातें की है और युवाओं को टारगेट किया। तो प्रधानमंत्री जानते हैं कि भाई जब वहां इस तरीके से वोटिंग पैटर्न अगर हो सकता है कि प्रशांत किशोर भी है, तेजस्वी भी है, नीतीश कुमार को युवा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा युवा चेहरा नहीं है बिहार के अंदर, तो प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को टारगेट किया। और मुझे लग रहा है कि यह कारण रहा है कि युवाओं का वोट भी एनडीए के साथ जुड़ा। और जो प्रधानमंत्री बार बार कह रहे थे कि भाई युवा लोगों से कि आप अपने बुजुर्गों से पूछिए कि उन्होंने जो लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल देखा है, किस तरीके से अपराध था, तो उनसे उनके अपराध की कहानियां सुनी है। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने युवा पे जो फोकस किया था, भारतीय जनता पार्टी के बाद महागठबंधन की और एनडीए की इंटरनल असेसमेंट क्या कह रही है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और अगर नीतीश कुमार की पार्टी की जो बैठक हुई थी पहली वोटिंग के बाद, उसमें उनका यह कहना है कि भाई एक बड़ा फायदा हमको 121 सीटों में मिलने जा रहा है। उनका आकलन यह कि भाई 121 में 70% सीटें हम जीत रहे हैं फर्स्ट फेज की इसमें, क्योंकि दूसरे फेज में उनको लग रहा है कि सीमांचल और बाकी क्षेत्र आने वाला है जहां थोड़ा नुकसान होगा। तो पहले फेज में वो ये मान के चल रहे हैं कि 70% सीटें एनडीए के पास पहले फेज की आ रही है। अरे वैसे ये सीमांचल वाली बात आपने की, आमतौर पर हमको लगता है कि भाई मुस्लिम बहुल एरिया है तो यहां तो महागठबंधन को फायदा मिला होगा, ऐसा नहीं है। 2020 के इलेक्शन में महागठबंधन सीमांचल की 24 सीटों में सबसे ज्यादा सीटें किसको मिली थी? भारतीय जनता पार्टी को। तो ये फेज है, और यहां पर दोनों गठबंधनों में बड़ा प्लेयर वो है जो बाकी राज्य में नंबर 2 का है, मतलब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी।